बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हो शहज़ादो? अभी हम नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है इस चैनल से, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पूरा फ़ायदा हो। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैं 3 पढ़ा चुका हूँ, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ये 3 मैं पढ़ा चुका हूँ, 2 रह गए हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट आइसोलेशन। ये 2 हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो कंटेंट होगा ये आपको पता हो, हम फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आइसोलेशन पढ़ेंगे, फ्राइडल-क्राफ्ट आइसोलेशन, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं गेटरमैन-कोच रिएक्शन पढ़ाऊँगा, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। और फिर इसके बाद डायज़ो कपलिंग रिएक्शन ये पढ़ेंगे। ये भी मतलब इसी के अंदर आते हैं, इसी टॉपिक के अंदर, लेकिन ये भी मैं अलहदा पढ़ाऊँगा, इस पर वीडियो बनाऊँगा, ये 2। और इसके बाद है जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो हमारे पास वो चीज़ प्रोडक्ट बनता है ना, मोनो सब्स्टिट्यूएंट, उस मोनो सब्स्टिट्यूएंट का रिंग पे क्या असर होता है, उसके असर को हम पढ़ेंगे, जिसको टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। यानी बेंजीन पे उसका क्या असर है, जो हमने 5 रिएक्शन पढ़े हैं उसमें प्रोडक्ट बनता है। तो जो अटैच हमने ग्रुप किया उसका क्या असर है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर उसके बाद आएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अगर आपने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, जो कि इसी का ही हिस्सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी उसी का पार्ट है। ये उसका चौथा रिएक्शन है, फिर 5वां पढ़ेंगे। तो 3 रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इसी के साथ लिंक है। कुछ स्टेप इस तरह होंगे आपको यहाँ पे मिस लगेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स जो है मैं उधर क्लियर करा चुका हूँ, तो उसको आप ज़रूर उधर देख लें, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अच्छा, एक तो ये याद रखें कि फ्राइडल और क्राफ्ट ये दो केमिस्ट है ना, फ्राइडल और क्राफ्ट, स्पेस इनके दरमियान जब भी डैश आता है, इसका मतलब कि दो केमिस्ट। अल्काइलेशन मीन्स आर ग्रुप का बेंजीन में सब्स्टिट्यूट होना, ऐड नहीं होना, सब्स्टिट्यूट होना, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन रिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन नहीं है। अब हुआ रिएक्शन किस तरह, रिएक्शन में क्या हुआ कि इन्होंने इस तरह किया कि बेंजीन को लिया। अब आपको पता है बेंजीन के पास 6 कार्बन होते हैं, C6H और 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने 1 हाइड्रोजन को शो किया। हालांकि इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं, हर कार्बन के एक हाइड्रोजन है। ऑल हाइड्रोजन आर सिमेट्रिकल इन नेचर, सारे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं, हम जस्ट एक को शो करते हैं। और इधर मैंने लिया अल्काइल हैलाइड, इन दोनों को रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और हमारे पास ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन बन जाता है, और प्रोडक्ट में मतलब ये एसिड बन जाता है। तो ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कि कैटलिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ। इसलिए कि यहाँ पे जो बेंजीन है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो इतना एक्टिव नहीं है। तो आपको जो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए वो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। उस इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ताकि इसको एक्टिव कर ले, फिर ये बेंजीन इस पर अटैक करेगा। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले स्टार्ट में। अब ये तो इससे प्रोडक्ट बन गया। इधर हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन H+ में निकल कर इलेक्ट्रोफाइल निकल के R जो है R+ में आ गया। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल इसमें चेंज हो गए हैं। अब किस तरह चेंज हुए, मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। तो मैकेनिज्म में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो इससे पहले स्टेप पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टेप। ये तो प्रीलिमिनरी स्टेप है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव बनाना। ये स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, इसको हम जनरली बस कहते हैं कि बस इसको एक्टिव बना लो। फिर उसके बाद हमारे जो मेन स्टेप शुरू होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, किस तरह बेंजीन पर रिएक्ट करता है, वो हमारे मेन स्टेप है। तो सबसे पहले हम इसके बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम किस तरह बनाते हैं, इसको हम देते हैं कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। जाहिर बात है इसके अंदर कार्बन जो है वो कार्बोकेटाइन पॉजिटिव है, हेलोजन जो है वो नेगेटिव है। अब ये हम अल्काइल हैलाइड और इन दोनों से हम बनाएंगे R+, ताकि इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव हो जाएगा। फिर सिर्फ R है, अभी इन दोनों की वजह से R+ बन जाएगा। फिर बेंजीन इस पे आके इस पे अटैक करेगा। समझ आ गई? अब किस तरह से बनाएंगे, आपको पता है कि ये लेविस एसिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये लेविस एसिड है। एल्यूमिनियम के जो है एल्यूमिनियम इसका वो कंप्लीट नहीं है ना, वैलेंस ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, यानी 2 और 2 4 और 2 6, इसे 8 चाहिए। तो ये क्या करता है, इसके साथ शेयरिंग करता है। ये हेलोजन जो है, हेलोजन अपना इसके साथ लोन पेयर शेयर करता है, जिसकी वजह से हेलोजन जब इसका लोन पेयर शेयर हो जाता है तो इसे अपना
अपना बॉन्ड पेयर ले लेता है, इसके रिज़ल्ट में ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन का बनना। कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब इस पे अटैक करेगा बेंजीन। जैसे मैंने बताया था कि इन दो की वजह से इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव बनेगा, फिर बेंजीन इस पे अटैक करेगा। अब स्टेप वन में क्या होता है, अब ये तो एक्टिव बन गया, बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन करेगा इस पे अटैक। जैसे इस पे अटैक करेगा तो जाहिर बात है इसका ये पाई बॉन्ड उधर जाए, इसके पे अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप ये अटैक इस तरह ड्रा करें तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर लिखें, या उस तरह ड्रा करें तो पॉजिटिव चार्ज पे नीचे लिखें। मैंने उस तरफ ड्रा किए तो मतलब ये इसका जो पाई बॉन्ड है ये दो कार्बन के बीच के अंदर है, लेकिन ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको मिले हैं, आर ग्रुप को। जब आर ग्रुप को इधर मिल गए, ये देखो इधर अटैच हो गया और इधर पॉजिटिव आ गया। अब इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसको इधर शिफ्ट करके इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इसको इधर शिफ्ट करके इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इधर मैंने बनाया, ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। मैंने बताया था कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना है जो कि इसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबल होता है। अब जितने भी आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो, आपने इसमें से फर्स्ट वाले उठा लो, जो भी उठा सकते हो, सारे से कर सकते हो। हम फर्स्ट वन को उठाते हैं। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर अच्छा इस स्टेप को हम कहते हैं स्लो स्टेप। ये बातें मैं पिछली लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्लो क्यों होता है, इसलिए कि इसमें आप क्या कर रहे हो, एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पे ये कार्बन जो है, ये एरोमेटिक रिंग को डिस्टर्ब कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ रहा है। ये एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी जब डिस्टर्ब होगी तो मतलब ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा। और इसके बाद ये रिएक्शन फास्ट क्यों होता है, इसके लिए हम लिखते हैं फास्ट, इसलिए कि इससे जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एरोमेटिक होता है, वो एरोमेटिसिटी को दोबारा गेन करता है और ये स्टेबल होता है। तो इस मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए जाहिर बात है वो फास्ट एक्ट करेगा। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे इसने अपने साथ इस X को ले लिया, लेट सपोज ये X भी क्लोराइड था, तो 3 क्लोराइड इसके साथ मौजूद थे। ये 14 भी जो इसके पास गया हुआ है वो भी नेगेटिव फॉर्म में गया हुआ है। तो इधर हम देखो ये ब्लैक के साथ मैंने शो किया है कि ये क्लोराइड इसका अपना नहीं है, इसने अल्काइल हैलाइड्स लिया है। और इस पर एल्यूमिनियम में हम नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, लेकिन ये असल में एल्यूमिनियम का नहीं होता बल्कि क्लोराइड का होता है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड 4 और इस पर नेगेटिव चार्ज। ये इसके अंदर ये चीज़ बन गई। अब होगा क्या, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये देखो जिस रिंग पे अटैक की उसके पास तो हाइड्रोजन भी है, आर ग्रुप भी है, ये जाके ये जो आपके पास उस वक्त ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना था, ये एज अ क्लोराइड, ये चार्ज तो क्लोराइड पे होते हैं लेकिन हम एल्यूमिनियम पे लिखते हैं, ये एज अ क्लोराइड जाके इस पे अटैक करेगा और ये अपना बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करके पाई बॉन्ड दोबारा एरोमेटिसिटी को दोबारा गेन कर लेगा। इससे क्या होता है, देखो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है, आर ग्रुप अटैच है, H चला गया है, तो H जो गया हुआ है इससे H प्लस फॉर्म में गया हुआ है और R इसमें प्लस फॉर्म में आया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूट होना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है, इसको हम कहते हैं अल्काइल बेंजीन। इन बेंजीन के अंदर आपने अल्काइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या बन गए, AlCl3। ये कैटलिस्ट तो दोबारा रीजनरेट हो गया है, HCl की फॉर्मेशन भी होगी, एसिड भी बन जाता है। तो मतलब इसके साइड प्रोडक्ट हैं। बाकी हमारा इंटरेस्ट इसमें कि अल्काइल बेंजीन बन गया है। अब इसके अंदर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें ये है कि अगर इसमें थोड़ा सोच ले, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो कार्बोकेटाइन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। तो कार्बोकेटाइन ये तो अल्काइल हैलाइड है, लेट सपोज अगर ये कार्बोकेटाइन ये होता ये, तो ये तो प्राइमरी मतलब लेट सपोज हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहते हैं, इसके साथ ये भी अटैच कर ले, चलो ये CH2 हो गए, तो ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर इस तरह होता कि इसके साथ एक और ग्रुप भी होता इस तरह CH3, फिर ये CH2 कर ले, और ये फिर इसके अंदर एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी और सेकेंडरी भी बन सकता है। तो इसका बहुत ख्याल रखना है कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन जो है, अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन का किस तरह इफेक्ट है प्रोडक्ट में। लेट सपोज ये कंपाउंड है, इधर देख लें, ये कंपाउंड है, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है, जिसके पास मतलब ये सेकंड रिएक्शन है। ये क्या करेगा, कैटलिस्ट इससे कार्बोकेटाइन बनाएगा,
यानी इधर पॉजिटिव चार्ज इस पे लगेगा। वो आपको पता है कि किस तरह लगेगा, वो मैं बता चुका हूँ पिछले रिएक्शन में। लेट सपोज ये कार्बोकेटाइन बन गया है, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये बेंजीन अटैक करके, ये बेंजीन इधर अटैक करके ये प्रोडक्ट बना लेगा, यानी 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, चारों के चार अटैच हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन थोड़ा सा सोच लें, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के चांसेस भी बन सकते हैं, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी इसमें बन सकता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दो कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी आपको पता है ज़्यादा स्टेबल है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। बात करने का मकसद है कि रीअरेंजमेंट हो सकती है इसके अंदर। अगर ऐसे कार्बोकेटाइन है जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो उसके फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सर बनेगा। तो ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन का बन गया, और ये सेकेंडरी क्या कि मतलब ये ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल बेंजीन ने इस पे अटैक कर लिया है, इस पे, और इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब दो सब्स्टिट्यूएंट, इधर ये 1 ये 2 और ये 1, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट है। तो आपको पता है, जाहिर बात है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट कम बनेगा और ये 65% ये बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, उसके अंदर रीअरेंजमेंट होकर ये प्रोडक्ट देगा। अब इधर देख लिए कैसे, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ऊपर वाला ग्रुप मैंने लिखा है, यानी इससे ये दोनों मिलकर कार्बोकेटाइन को बनाते हैं, और कार्बोकेटाइन ये बन गया है। अब इसके अंदर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसके अंदर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, और ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, बहुत डिटेल के साथ मैं पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पर ये टॉपिक मौजूद भी है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये क्या होते हैं वह मैं उधर में पढ़ा चुका हूँ। अब हाइड्राइड आप जानते हो कि H नेगेटिव फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, ये लेट सपोज ये 1,2 कार्बन है, इसके दरमियान हाइड्राइड शिफ्ट, यानी इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से जो मैंने स्टार लगा दिया, इस वाले से हाइड्राइड H एज एन इस फॉर्म में चला, हाइड्राइड फॉर्म में चला जाता है, इस फर्स्ट वन के साथ इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के जरिए से ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाता है, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का इसलिए प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, वो इसलिए स्टेबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसको स्टेबल बना रहा है कार्बोकेटाइन को। ये हो गया। अब इसके बाद लेट सपोज ये इस तरह ये मतलब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा प्राइमरी, लेकिन इसके अंदर एक और चांसेस भी है कि टर्शी भी बन जाए, टर्शी भी बन सकता है, यानी अगर ये शिफ्टिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है कि उधर शिफ्ट कर ले, जिस तरह इस कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद था तो उसने एज ए हाइड्राइड इधर शिफ्ट कर लिया और सेकेंडरी बन गया। इसमें तो इसके पास कोई हाइड्राइड भी नहीं है, एडजेसेंट कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद भी नहीं है, तो कैसे शिफ्ट करेगा। तो इधर जो शिफ्टिंग होती है वो मिथाइल की होती है, पूरा मिथाइल एज इस बॉन्ड पेयर के साथ शिफ्ट हो जाता है, और बॉन्ड पेयर के जैसे शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वही बात है, इसको फिर हम कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब कैसे होगा, देखो कार्बोकेटाइन तो यही बनेगा, वो तो सारी बात है, लेकिन इसके अंदर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो सकती है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो क्या होगा, ये एज अ मिथाइल जो है, मिथाइल एज अ बॉन्ड पेयर के साथ इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कौन सा, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी था। अब मुझे आप बताओ कि प्रोडक्ट किसका ज़्यादा बनेगा। जाहिर बात है टर्शियरी कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। जब कैटालिस्ट इस इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, ये इस इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर रीअरेंजमेंट होके वही प्रोडक्ट बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो दो प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं, एक ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट ये है, और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट है। तो जाहिर बात है टर्शियरी वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक तो ये कि मतलब ये मिक्सर हमें दे रहा है, दो कंपाउंड दे रहा है। अब हम आगे जाते ही तो इफेक्ट था कि इलेक्ट्रोफाइल इस तरह रीअरेंजमेंट कर सकता है, आया कैटालिस्ट का इसमें इफेक्ट हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे कैटालिस्ट का क्या रोल है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। क्या इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, आप लेविस एसिड यूज़ कर रहे हो, ये लेविस एसिड है, ये भी लेविस एसिड है। अब इस दो रिएक्शन को कंपेयर करो, ये दो रिएक्शन है, मैं इनको नंबरिंग दे के ये 1 2। अब इन दो रिएक्शन को देखो, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम प्रोडक्ट, अच्छा ये भी सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम। फ़र्क किसके अंदर है, कैटालिस्ट का दोनों डिफरेंट है। एक स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट है, एक वीक कैटालिस्ट है, जिसकी वजह से दोनों के प्रोडक्ट में भी फ़र्क है, यानी कैटालिस्ट का असर होता है इस रिएक्शन में। तो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड आपको
ये प्रोडक्ट देता है और वीक आपको ये देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो चेंज है। किस तरह, यानी यहाँ पे जो अटैच हुआ आर जो अटैच हुआ है वो टर्शियरी अटैच हुआ है, और यहाँ पे जो आर अटैच हुआ है इलेक्ट्रोफाइल वो प्राइमरी अटैच हुआ है। यानी इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो चुकी है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं हुई है। तो ये कैटलिस्ट का ये असर है। अब ये कैसे होता है, इस पे पहले आप मुझे जवाब दे दें। जिसको इसका आंसर आता है वो कमेंट में इसका एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता दें। यानी ये तो मैं बता दी कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाती है, फिर मतलब वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट ये तो आपको प्राइमरी देगा, लेकिन वो रीअरेंज होकर आपको कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, टर्शियरी। और यह इधर प्राइमरी बनेगा यस, लेकिन वो रीअरेंज नहीं होता है और फ़ौरन मतलब वही प्रोडक्ट दे देता है। तो ये कैटलिस्ट का इस पर असर है। तो ये आप मुझे बताओ कि स्ट्रांग लेवेस एसिड और वीक लेवेस एसिड ये किस तरह इस पर असरअंदाज होते हैं। अच्छा पहले ये तो बताओ आपको किस तरह पता चलेगा ये स्ट्रांग है ये वीक है। तो डियर स्टूडेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये आयरन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो जाहिर बात है ऑक्टेट कंप्लीट करने का फोर्स ज़्यादा होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने का फोर्स ज़्यादा होगा, तो स्ट्रांग लेवेस एसिड है। ये तो आयरन है, इसके तो मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसको मतलब अगर मिलेगा तो लेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लेगा। तो ये वीक लेवेस एसिड, ठीक है समझ आ गई। ये स्ट्रांग लेवेस एसिड है, ये वीक लेवेस एसिड है। चलो इसका पता भी चल गया। अब इसका जवाब आंसर दे दो कि क्यों यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों हो जाती है, यहाँ पे क्यों नहीं होती। अगर थोड़ा सा सोच लें, जिसको भी ये आंसर मिले तो वो कमेंट में इसमें समझाए। मैं 5 सेकंड देता हूँ। 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। अब इसमें पढ़ते हैं कि कैसे इसमें असरअंदाज होता है। तो डियर स्टूडेंट बात इस तरह है ना कि जब ये स्ट्रांग लेवेस एसिड है तो क्या कर लेगा, ये जल्दी से इस क्लोराइड को जल्दी ले लेगा ना, यानी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन जल्दी होगी। जैसे कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, जितने स्टेप ज़्यादा फास्ट होगा तो उसको रीअरेंजमेंट के लिए वक्त ज़्यादा मिलेगा। दोबारा सुन लो, इससे क्या होगा, कार्बोकेटाइन यानी स्ट्रांग लेवेस एसिड का मतलब ये है कि ये इससे जल्दी आर ग्रुप को जल्दी बनाएगा। इस आर प्लस को, सॉरी ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये कैटलिस्ट और अल्काइल हैलाइड ये आर प्लस बनाते इलेक्ट्रोफाइल को बनाते हैं, लेकिन स्ट्रांग लेवेस एसिड ये इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी बनाएगा, और जितना जल्दी बनाएगा वो उतना जल्दी रीअरेंजमेंट करेगा। क्योंकि रीअरेंजमेंट जो है इसका कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं मतलब जिसके कैनोनिकल फॉर्म है इट्स अ टाइम ऑफ फंक्शन। जिसको जितना इसको ज़्यादा टाइम ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा रीअरेंज होगा। तो ये इफेक्ट ये जो रीअरेंजमेंट होती है कैटलिस्ट की वजह से हो रही है। कैटलिस्ट बहुत स्ट्रांग है, इसको आर प्लस कार्बोकेटाइन जल्दी बना लेता है। जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट ज़्यादा हो, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी के चांस ज़्यादा, वक्त उसको ज़्यादा मिलेगा, इट्स द फंक्शन ऑफ टाइम कि मतलब थोड़ा सा भी इसको अगर वक्त मिलेगा तो ये रीअरेंज हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि वीक एसिड है तो ये तो पहले इससे बहुत लूजली इसे लेगा, क्योंकि वीक है, बहुत ऐसे लेगा। तो मतलब जैसे ऐसा लेगा इस दौरान ये इस पर अटैक भी कर लेगा। तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट को चांस नहीं मिलेगा और आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्राइमरी का मिलेगा। तो ये दोनों इसके डिफरेंसेस है। अगर वाकई आपको इसके अंदर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, और दबा के चलाइए चैनल को। अब हम पढ़ते हैं। अच्छा ये बातें तो हो गई, तो फ्राइडरक्राफ्ट अल्काइलेशन हो गई, लेकिन इसके अंदर मसाइल थे। हाय रब्बा, मसाइल क्या थे? मसाइल इसके अंदर प्रॉब्लम ये थे कि आप इस पे जो ग्रुप अटैच कर रहे हो ना वो अल्काइल है ना, यानी आर है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, मतलब ये डिफरेंट है, मतलब ये कार्बोकेटाइन हो सकता है, ये जो भी हो, मतलब ये सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं और फिर ये अटैच होंगे। इसमें फिर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिसिटी दोबारा रिगेन कर लेता है, तो पॉजिटिव चार्ज फिर हम नहीं लिखते हैं, ये ग्रुप अटैच होते हैं। और ये आपको पता है, खैर इसकी फिर हम लेक्चर भी पढ़ेंगे कि ये ग्रुप्स जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी रिंग को एक्टिव बनाते हैं, रिंग को एक्टिव बना रहे हैं, जो कि इसका रिजल्ट ये होता है कि रिंग को मजबूर करते हैं कि और भी आगे रिएक्शन भी दे दे। हमें बेंजीन स्टेबल है ना, और जब ये अटैच हो जाता है ना तो ये बेंजीन और भी अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? ये डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शो करता है, तो बेंजीन एक्टिव होता रहता है, रिंग जो है वो एक्टिव होता है फर्दर रिएक्शन के लिए। तो प्रॉब्लम इसके अंदर ये हुई कि अल्काइलेशन एक्टिवेट्स द रिंग फॉर फर्दर रिएक्शन। अब ये ग्रुप जो इस पर अटैच हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ,
जैसे हम अल्काइलेशन कर रहे हैं ना, तो फ्रेडल क्राफ्ट में तो अल्काइलेशन होती है, मतलब अल्काइल ग्रुप का आपने ऐड करना है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या होता है रोल कि वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, कहाँ पे, आर्थो पे, पैरा पोजीशन पे, उसको एक्टिव बनाते हैं। यानी अगर इस पे दूसरा ये इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, इलेक्ट्रोफाइल दूसरा आएगा तो फ़ौरन आर्थो पे आएगा, पैरा पे आ जाएगा। इस पे हम दोबारा लेक्चर भी अपलोड करेंगे कि कैसे ओरिएंटेशन का इफेक्ट होता है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट का ओरिएंटेशन पे कैसे असर होता है। यानी यहाँ पे आने वाला ग्रुप जो है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिस पे अटैच हो जाता है अल्काइल, ये दूसरे आने वाले दोस्तों को कैसा रिंग पेश करते हैं, एक्टिव या डीएक्टिव। तो चूंकि ये तो अल्काइल है, ये इसको एक्टिव कर देते हैं और ग्रुप्स को भी साथ मिला दे कि हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, और भी इस पे साथ अटैच हो जाते हैं। अब होता क्या है कि इसके रिजल्ट में प्रॉब्लम ये हो गई कि रिंग के एक्टिव बनाने की वजह से इसके अंदर पॉली अल्काइलेशन होती है और ग्रुप्स भी अटैच होते हैं। क्या मतलब इसका मतलब ये है, इधर आप खूब समझेंगे, इधर मैं रिएक्शन फॉर्म में बताता हूँ। देखो, इसको मैं छुपा इसलिए रहा हूँ कि इसको आप ना समझे, ठीक है। इसको आप छोड़ दिए, दो ग्रुप्स, बेंजीन है, अल्काइल हैलाइड हमने लिया है, ये कैटलिस्ट है, ये CH3 इधर अटैच हो गई। यस, अब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता, कि ये एक बेंजीन है और ये मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस मोनो सब्स्टिट्यूएंट इज मोर रिएक्टिव। क्यों? कि ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अंदर रिंग को एक्टिव बना रहा है। अब ये जो होगा, जिस तरह ये रिएक्शन कर रहा था, अल्काइल ग्रुप को अपने साथ अटैच कर रहा था, ये इससे ज़्यादा करेगा। तो ये क्या करेगा? देखो, अब इसी को मैंने उठा लिया है, इधर मैंने रख दिया है, बाकी ये सेम दोनों सेम है। अब ये क्या करेगा? ये आने वाले CH3 को कहेगा कि इधर अटैच हो जाओ, इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन में पढ़ा चुका हूँ। या फिर कहेगा इधर आ जाओ पैरा पे, तो मैं पढ़ा चुका हूँ क्या, मैंने इधर क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्टिवेट द रिंग एट आर्थो पैरा पोजीशन। इसकी समझ आ गई? तो पैरा पे आ गया। या इन दोनों का मिक्सर भी बना सकते हैं कि आर्थो पैरा दोनों पे भी आ जाए, ये प्रोडक्ट भी दे सकता है, तो इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये जो है आपको दे जो मिक्स, वो जो मसला जो आ रहा है, ये पॉली अल्काइलेशन हो रही है, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे मिक्सर प्रोडक्ट आपको बन रहे हैं। आपको अल्काइलेशन गिव्स मिक्सर प्रोडक्ट। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिएक्टिविटी बट इंटरेस्टेड इन सेलेक्टिविटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिलेक्टिव प्रोडक्ट होनी चाहिए, मिक्सर नहीं चाहिए। मिक्सर पे हम क्या करेंगे? तो इसके अंदर अल्काइलेशन के अंदर ये मसला था। अब इसी अल्काइलेशन, पॉली अल्काइलेशन को हल करने के लिए, इसकी सोल्यूशन निकालने के लिए, इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ी, आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम कहते हैं FC फ्रेडल क्राफ्ट आइसोलेशन। इसी इन दो साइंटिस्ट ने फिर आइसोलेशन शुरू कर दी कि तो हमें मिक्सर दे रहे हैं, हमें मिक्सर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए प्योर एक कंपाउंड, सेलेक्टिव कंपाउंड चाहिए। तो इसके लिए कि हमें सेलेक्टिव कंपाउंड मिले, वो फ्रेडल क्राफ्ट आइसोलेशन की तरफ चले गए। अब ये क्या होता है, इसकी तरफ जाते हैं। तो इसके अंदर फ्रेडल क्राफ्ट आइसोलेशन हमारे टॉपिक शुरू हो गया। होना चाहिए था मैं अलग बना लेता, लेकिन फिर इसमें ये मसला है कि ये दोनों टॉपिक्स आपस के अंदर लिंक्ड है। फिर अगर मैं दोबारा दूसरी वीडियो बनाऊंगा फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। अब ये इसको बचाने के लिए कि पॉली अल्काइलेशन ना हो, तो सबसे पहले एसाइल का क्या मतलब है? एसाइल ये ग्रुप होता है, ये देखो, ये ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप था और ये कौन सा ग्रुप है? एसाइल ग्रुप है। पहले इसकी पहचान देख लो। अब अल्काइलेशन में ये ग्रुप अटैच हो रहा है, आइसोलेशन में ये ग्रुप अटैच होगा, बस फ़र्क ये होगा। लेकिन ये ग्रुप क्या करता था? पॉली अल्काइलेशन करता है, ये नहीं करता। इसके अंदर ये, अब पहले तो पढ़ते हैं कि कैसे ऐड होगा, फिर आगे इसका रीज़न मैं दूंगा कि ये क्यों रिंग को एक्टिव नहीं बना रहा, वो आखिर में बताऊंगा। अब रिएक्शन क्या है? वही बेंजीन है, वेरी गुड। ग्रुप सिर्फ चेंज है, वहाँ पे पहले उधर हम लेते थे अल्काइल हैलाइड, इधर हम क्या ले रहे हैं? एसाइल ग्रुप ले रहे हैं। वहाँ पे भी ये कैटलिस्ट था, मतलब ये तो कैटलिस्ट हो गया, ये सॉल्वेंट, और ये प्रोडक्ट आपके बंद देखो, वहाँ पे R ग्रुप अटैच हो रहा था, यहाँ पे ये ग्रुप अटैच होगा, इधर मैंने लिखा है, बस ये फ़र्क है। ये ग्रुप अटैच हो के मतलब ये तो साइड प्रोडक्ट, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बन गया है। सिर्फ फ़र्क इसका आ रहा है, वहाँ पे R ग्रुप, यहाँ B ग्रुप अटैच हो रहा है। मैकेनिज्म किस तरह है? मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले स्टेप तो आपने ये करना है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव बनाना है। जिस तरह हम यहाँ पे R ग्रुप को एक्टिव बनाना थे ना, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, प्रीलिमिनरी स्टेप, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव बनाना है। वो भी इलेक्ट्रोफाइल था ये, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे R ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पे इससे ये इलेक्ट्रोफिलिक रीजन है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इसको अपने थोड़ा सा एक्टिव बनाना है। किस एक्टिव बनाते हैं? देखो, ये कैटलिस्ट को एक्टिव, वहाँ पे कैटलिस्ट को एक्टिव बना रहा था, ये भी यहाँ पे भी ये बनेगा। यानी इन दो प्रोडक्ट की वजह से ये और ये आपको देंगे E+। जिस तरह वहाँ पे आपको दे रहे थे R+,
यहाँ पे को मिलेगा E+, मतलब दोनों इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन वहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा था इसलिए मेंशन कर रहे थे। यहाँ पे एसाइल ग्रुप वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब कैसे, आपको पता है इसके पास ये है, ये देखो एसिड हेलाइड, इसके पास है लोन पेयर, और ये एल्यूमिनियम आप इसको जानते हो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इससे ये लोन पेयर इधर लेगा। जैसे लोन पेयर ये लेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इससे अपना बांड इधर शिफ्ट करेगा। तो ये क्या बांड जो है बांड पेयर इसको अपने साथ ले जा रहा है। तो ये कार्बन पे और भी पॉजिटिव चार्ज पहले भी था, अब ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। पहले क्यों था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक साइड बना रहा था, अब ये और भी ज़्यादा हो जाएगा अगर इससे क्लोराइड इस फॉर्म में चला गया है। और इस फॉर्म में कौन इसको ले जा रहा है, ये कैटलिस्ट। तो क्या होगा, ये देखो ये इंट्रैक्शन वीक बनती जा रहेगी। इधर ये बांड लोन पेयर इधर शो करेगा, लोन पेयर शो करने की वजह से अपने बांड इधर शिफ्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये R कार्बन, इधर कार्बन ही मौजूद है, कार्बन, ये कार्बन रेड, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बन गए एक्टिव। उधर ये प्रोडक्ट वो वहाँ पे भी सेम बनता था पीछे अल्काइलेशन में, यहाँ पे भी सेम बन रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिव हो गया। अब बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन इस पर अटैक करेगा। तो मैं पहले पढ़ा चुका, आपने इस तरह अटैक करके ये कर देना है। जैसे इधर अटैक करेगा तो इसको अपने साथ ऐड कर लेगा। ये स्टेप स्लो क्यों होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए सो होता है कि ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। अब इधर मैंने इसकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं बनाई, आप इसके कैनोनिकल फॉर्म बनाओ, पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आओ, फिर इधर ले आओ, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इसमें से फर्स्ट वन को फिर दोबारा उठा लो, यही स्ट्रक्चर को दोबारा उठा लो, इधर ड्रा कर लो। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट स्टेबल इसलिए होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ये इसको उठा के इधर लिख लो। वहाँ पे हम क्या करते थे, इसी चीज़ को लेते थे जो यहाँ कैटलिस्ट से बनता था। और मैं बता चुका हूँ ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पे नहीं थे, क्लोराइड पे होता है। तो ये क्लोराइड क्या करता है, ये क्लोराइड इस पे अटैक करता है और इस एरोमेटिसिटी को दोबारा रीगेन कर लेता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये ग्रुप अटैच हो गया, वहाँ पे ये ग्रुप R अटैच होता था और यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। वहाँ पे अल्काइल अटैच होता है, यहाँ पे एसाइल ग्रुप, और बाकी ये साइड प्रोडक्ट, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो ये तो हो गया। अब बात ये है, ये तो हो गया किस तरह होता है। अच्छा इधर देख लें, इधर थोड़ी सी मज़ीद डिटेल है, इसको भी थोड़ा सा टच देते हैं, मामूली सा टच। अब ये क्या कर लें, ये प्रोडक्ट तो बन गया है, ये प्रोडक्ट ये बन गए ना इधर, इसको मैंने दोबारा उठा लिया, कैटलिस्ट को भी ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये कैटलिस्ट इसको क्या कर रहा है, इसके साथ एक्टिव होता है। इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो एल्यूमिनियम तो दोबारा ये कैटलिस्ट दोबारा इधर रीजनरेट हो गया है ना। अब ये ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा तो उधर चला गया है, देखो किसको भी नहीं छोड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ अपना बांड बना रहा है। अब जैसे इससे ऑक्सीजन लोन बांड बनाएगा फिर इसके, अच्छा स्टूडेंट, तो बात यहाँ पे हो रही थी कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो फिर ये ऑक्टेट, अब ये जो दोबारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया ना, तो अब ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, यानी ये फ्री आपके पास वो नहीं बना है। एसाइलेशन जो एसाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है वो इसके साथ, अब ये बेंजीन जो है फ्री नहीं है, अब फिर भी इसके साथ इंटरेक्शन है, तो इसके साथ इंटरेक्शन शो करे, वो मैंने इधर शो किया हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें तो चाहिए फ्री, हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर डाल के इस कैटलिस्ट से और इस वाटर से हम बना लेते हैं एल्यूमिनियम साल्ट, इससे बन जाता है एल्यूमिनियम साल्ट। और आपके पास ये फ्री एसाइल बेंजीन, नट एल्काइल बेंजीन, इसमें फ़र्क है। अल्काइलेशन में फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप होता था, ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एसाइल ग्रुप है। तो अब ये फ्री एसाइल बेंजीन बन गया है। तो ये तो इसका रिएक्शन और ऑल सारा मैकेनिज्म है, जितने भी इसके अंदर डिटेल बातें हैं वो सारे मैंने बता दी हैं। अब इसके अंदर बात यह है कि देखो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता था, आप बेंजीन लेते थे, अल्काइल हैलाइड लेते थे, ये कैटलिस्ट होता, आपके पास पोल एल्काइलेशन प्रोडक्ट बनते थे। ये सारे मैं बता चुका हूँ, ये प्रोडक्ट आपके पास बनते थे। ये क्यों इतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते थे, इसलिए कि वहाँ पे जो ग्रुप अटैच हो रहा था वो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो था इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट रिंग को क्या करता है, एक्टिव बनाता है। जब रिंग को एक्टिव बनाएगा तो क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा, फर्दर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो रहा था। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जो ग्रीन पे लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये इसलिए कि आगे आपको बाद में पता चलेगा, यहाँ पे तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है रिंग को एक्टिव बनाता है, किसके लिए, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए।
यानी आने वाले जो SH3 थे इलेक्ट्रोफाइल थे ना, तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आ रहे थे, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको एक्टिव बनाता है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ईजिली जगह देता है कि आ जाओ अटैच हो जाओ। कहाँ पे, आर्थो पैरा पे इसके मिक्सचर कंपाउंड बनते थे। तो हम जनरल इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन इज मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन, बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बातें। अब इलेक्ट्रॉन ये तो मतलब अल्काइलेशन की बात होगी। एसाइलेशन में क्या होता है? एसाइलेशन में जो ग्रुप अटैच होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको दे रहा है, उसको एक्टिव बना रहा है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और ये विड्रा कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल रिंग के पास नहीं आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीज द रिंग रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रेफरेंस बहुत ज़रूरी है कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए। अब इसके लिए हम जनरल इस तरह करते हैं, बाज़ किताब में इस तरह शो होता है कि देखो लेट सपोज इधर मैं थोड़ी रफली बताता हूँ आप लोगों को। ये हो गया है, सॉरी ये आपको शो नहीं हो रहा, ये देखिए, ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, विड्राइंग ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऊपर खींच रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि इस रिंग पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस तरह शो करते हैं। वैसे पोजीशन इसके मेंशन होते हैं कि कौन कौन से पोजीशन पे होंगे, लेकिन हम जनरल इस तरह करते हैं। तो क्या आने वाले इलेक्ट्रोफाइल वो भी पॉजिटिव है तो इस पर अटैक नहीं करेगा, दोनों एक सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव है तो अटैक नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्यों अटैक करता है? यहाँ पे इसलिए कि ये देखो, ये कंपाउंड, ये बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो क्या करे, इस रिंग को नेगेटिव बना रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अटैक करेगा। समझ आ गई? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाइल इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। तो ये बातें इस दोनों टॉपिक को मिला के इसको फिर कलेक्टिवली नाम देते हैं ओरिएंटेशन ऑन मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। यानी जब ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए या आर ग्रुप अटैच हो जाए, इसका बेंजीन पे क्या असर होता है, बेंजीन पे क्या इसके असरात मुरतब होते हैं, इसको हम कहते हैं, ये टॉपिक है ओरिएंटेशन हम मोनो में सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और बहुत डिटेल के साथ में बनाऊंगा, तो वो आपको इसके बाद इंशाल्लाह मिलेगी वो वीडियो। या इस टॉपिक को हम देते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समझा दिया है। अब ये तो हो गया, मतलब चलिए तो बन गया है ना, मतलब इसकी वजह से एसाइलेशन में इसलिए फर्दर एडिशन नहीं होती, बस यही कंपाउंड पे ये रुक जाता है, आगे रिएक्शन नहीं हो पाता। वो क्यों? कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होता है और अल्काइलेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है, जो कि फर्दर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करता जाता है और पॉली अल्काइलेशन काज करता है। और ये पॉली अल्काइलेशन काज नहीं करता, क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अच्छा, इसके ऊपर एक और मैं एग्जांपल मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप पे। अब देखो, ये मैंने मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन लिया हुआ है, ये और ये भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन है। दोनों का सेम रेजेंट, कैटलिस्ट सेम, प्रोडक्ट दोनों का डिफरेंट बनेगा, जाहिर बात है। यहाँ पे जो ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट, इसके पास से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इसको बाद में मैं समझाऊंगा इसको हम क्यों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कहते हैं, इसको क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहते हैं, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इधर समझ ले कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आप लोगों को पता है, अंडरस्टूड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। अब होता क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहता है कि आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ गपशप लगाओ, तो क्या करता है, इधर भी अटैच करता है, इधर भी अटैच करता है, ये भी करता है। जो मैंने बता दिया कि ये फर्डक्राफ्ट अल्काइलेशन वो पॉली अल्काइलेशन काज करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग एक्टिवेटर है ये ग्रुप रिंग एक्टिवेटर है, तो फास्ट रिएक्शन देगा। यहाँ पे ये रिंग डीएक्टिवेटर है, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इंडक्टिवली ये डोनेट कर रहा है और ये इंडक्टिवली इसको विड्रा कर रहा है। समझ आ गई? तो इसको ओरल रिंग पे क्या करता है, ओरल रिंग पे ये कौन सा चार्ज लाता है, पॉजिटिव, और ये ओरल रिंग पे कौन सा चार्ज लाता है, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव लाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वेलकम करेगा।
ठीक है। और अगर ये रिंग को पॉजिटिव बनाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगा, इससे इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो इस पर अटैक इजीली नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर ले जा रहा है। तो ये पॉजिटिव जनरल रिंग को हम कहते हैं कि रिंग पॉजिटिव बन रहा है, डी एक्टिव बन रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को आने नहीं देता। फिर अगर आप कहते हो कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसके लिए एक जगह पॉसिबल है, वो मेटा पोजीशन। और तो पैरा पे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मेटा पे फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा ला सकता है। इसको हम कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटर। ये रिएक्शन स्लोअर होगा और ये फास्टर, ये ग्रीन से मैं बता चुका हूँ, ये स्लोअर ये फास्टर। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये स्लोअर क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि मेटा पे क्यों इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टॉपिक के पीछे जाना पड़ेगा, जो अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओरिएंटेशन ऑन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, इस पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ क्वेश्चन मार्क। किसी को आंसर आता है तो वो कमेंट में बता सकता है, अगर किसी को नहीं आता तो वो इस नेक्स्ट वीडियो की वेट में रहे। ठीक है, वो मैं बताऊँगा कि मेटा पे किस तरह होता है। इधर मैं बता भी दूंगा तो मतलब वैसे टॉपिक लंबा हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी। चलिए, तो हो गया। अब यही प्रोडक्ट ये तो बन गया, चलो यही प्रोडक्ट हम एसिड एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं। ये देखो, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये ग्रुप, इसके पास ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप। ये ऐसे बेंजीन है, एसिड एनहाइड्राइड है, और ये कैटलिस्ट है, व सॉल्वेंट। इससे भी हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो अल्साइल बेंजीन उधर हमने बनाया था, इससे भी बनाया था। मैकेनिज्म से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये गुड लिविंग ग्रुप चला जाएगा, इसके साथ वाटर से OH अटैच होकर ये मतलब साइड प्रोडक्ट बना लेगा, उधर ये हो जाएगा। इससे हमारा कोई काम नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट है। उधर एसाइल बेंजीन, इसे भी हम बना सकते हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन है जो कि इंतहाई फेमस रिएक्शन है, इस पर तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़रूरी है कि गेटरमैन कोच रिएक्शन। वो बेंजीन को लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड, HCl गैस फॉर्म में ये कैटलिस्ट होता है। इससे भी ये एसाइल बेंजीन बना सकते हैं। इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे, पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ये तो और तरीके भी बेंजीन बनाने के लिए, लेकिन इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं। हमारा काम हो गया फ्रेडल एसाइलेशन के जरिए से हो गया। अच्छा, ये जनरल मैंने बात की, देखो रेट डिपेंड करता है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो पाई इलेक्ट्रिक क्लाउड अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करता है। ये बात मैंने इस थ्रू से की है, इसके हवाले से, क्वेश्चन मार्क के हवाले से। मैं बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब एसाइलेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, इनमें थोड़ा डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता था, जो कार्बोकेटाइन बन रहा था, जिसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी। याद होगा बिल्कुल, पीछे वीडियो में पीछे जा भी सकते हो। यहाँ पे जो बन रहा है वो एसाइलियम आयन बन रहा था, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है और उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, ये स्टार करने की काबिल। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा था वो रीअरेंजमेंट हो सकती थी, यानी प्री लिमिनरी स्टेप, अगर आपको याद हो, प्री लिमिनरी स्टेप में इसमें R+ बन रहा था, और इसमें जो बन रहा था इधर में बना तो R कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन डबल, ये एसाइलियम आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड ये कि ये कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट की वजह से पॉलीअल्काइलेशन भी होती थी, इसमें पॉलीअल्काइलेशन भी नहीं होती है। उसकी वजह क्या है कि इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वेलकम कर रहा था, और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को दफा कर रहा था। चले जाओ, हमारे कौन से क्या इश्क बाजारी की बातें नहीं चलेंगी आपकी। चलो, ये तो हो गया। और यहाँ पे बन रहा था मिक्सर पॉलीग्रेशन मींस मिक्सर प्रोडक्ट बन रहे थे, यहाँ पे आपके पास सेलेक्टिव प्रोडक्ट बन रहा था। इसलिए हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉट इंटरेस्टेड इन रिएक्टिविटी बट इंटरेस्टेड इन सेलेक्टिविटी। आपको सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहे थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्काइल बेंजीन है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो कीटोन अल्डिहाइड बन रहा है। ये देखो कौन सा प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट बन रहा था ये, और पीछे मैं बता दूँ ये फ्री एसाइल बेंजीन। ये तो अल्काइल बेंजीन तो नहीं है, हमें अल्काइल बेंजीन चाहिए, तो इसने तो मसला हल नहीं किया, हल किया, सब्र करो, हल किया। ये भी मैंने कीटोन एल्डिहाइड लिखा है, एसाइल बेंजीन बनाता है, लेकिन उसी को हम क्या करते हैं, दो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। इन दोनों के इसके ज़रिए से आप कर सकते हो, इसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, अल्काइल में कन्वर्ट कर सकते हो, अल्काइल बेंजीन इससे बना सकते हो।
इसी एसाइल बेंजीन को जो आपके पास बन रहा था एसाइल बेंजीन, उसी को आप क्लेमेंसन रिडक्शन के ज़रिए से या वोल्फकिशनर रिएक्शन रिडक्शन के ज़रिए से आप इसे अल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी सेम हो गया, ठीक है। पहले डिफरेंट था लेकिन इन दो रिएक्शन की वजह से फिर आप सेम बना सकते हो। तो ये इसकी वजह से पोल एल्किलेशन को हमने स्टॉप किया थ्रू फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा गेटर कोच फॉर्मुलेशन होगा और एक डायज़ो कपलिंग रिएक्शन है, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।